हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु में अपन ने बोला था कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर चार प्रतिरोध एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अनुदिश लगे होते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण के अनुदिश एक गैल्वेनोमीटर और कुंजी के जुड़ा होता है। शेष विकिरण के बीच में एक सेल और कुंजी जुड़ी होती है। यहाँ पे अपन ने बोला था कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत के लिए व्हीटस्टोन सेतु के चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर धारा शून्य प्रवाहित होगी। इस सिद्धांत के ऊपर व्हीटस्टोन सेतु कार्य करता है। और अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर धारा प्रवाहित ना हो, कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, इस अवस्था को व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए अपन ने बोला था कि एक प्रतिबंध आया था अपने पास, फॉर्मूला P/Q = R/S। प्रतिबंध के लिए फॉर्मूला आया था अपना P/Q = R/S। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का फॉर्मूला प्रूव करना है। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में आपको बताया था डायग्राम कि ये है आपका व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु का इसमें चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों दिशाओं के अकॉर्डिंग जोड़ दिया। इस प्रतिरोध को बोला था अपन ने प्रतिरोध P, इसको Q, ये है आपका R और ये अननोन रेजिस्टेंस S है। एक विकर्ण के अनुदिश जोड़ा था अपन ने, इस विकर्ण के अनुदिश एक गैल्वेनोमीटर G और एक कुंजी जोड़ा था, कुंजी K2। पॉइंट A और C के बीच में एक सेल और एक कुंजी जोड़ दिया था। यहां से करंट आपका था कैपिटल I। इस पॉइंट के ऊपर करंट आएगा तो इधर जाएगा आपका I1 और इधर जाएगा करंट आपका I2। यहां तक ये करंट पहुंच रहा आपका I1 और यहां पे पहुंच रहा आपका I2। संतुलित अवस्था के लिए अपन ने बोला था कि इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा Ig का वैल्यू कितना आएगा? 0। अगर इस ब्रांच में करंट का वैल्यू 0 है तो ये I1 आगे जाएगा आपका यहाँ पर I1 और यहाँ पे ये I2 आगे जाएगा आपका I2। इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग किरचॉफ के दूसरे नियम अप्लाई करके व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का फॉर्मूला प्रूव करना है। नेटवर्क के अंदर देखें अगर तो क्लोज्ड सर्किट कौन कौन से, तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन, एक तो क्लोज्ड सर्किट है आपका ये वाला, जिसका डायरेक्शन अपनी मर्जी से अपन ने मान लिया कि इसका डायरेक्शन इस साइड में है। दूसरा क्लोज्ड लूप अगर बोले तो दूसरे क्लोज्ड लूप में बोल रहे हैं अपन कि एक आपका क्लोज्ड लूप है आपका ये, जिसका डायरेक्शन इस साइड में है। क्लोज लूप फर्स्ट की अगर बात करें तो लूप नंबर 1 में किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करने पर, यहां पे लिख रहे हैं अपन लूप 1 में KVL लागू करने पर, KVL अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें एक ब्रांच ये है आपका, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। किरचॉफ के दूसरे नियम से अपन ने बोला था कि किसी भी बंद परिपथ के अंदर धारा और उससे संबंधित प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
यहाँ से अलग अलग ब्रांच की बात करें कि इस ब्रांच के अंदर, इस ब्रांच में आपका करंट है I1 और इसका प्रतिरोध है आपका P, तो करंट और प्रतिरोध का गुणनफल आएगा आपका I1P। करंट का डायरेक्शन इस साइड में और लूप का डायरेक्शन भी इसी साइड में है। लूप का डायरेक्शन क्या है आपका इस तरीके से, मतलब इस ब्रांच के लिए इसी साइड में, तो करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में हो, I और प्रतिरोध के गुणनफल को पॉजिटिव में लिखेंगे, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव में। इस ब्रांच की अगर बात करें तो इस ब्रांच के अंदर आपका करंट कितना IG और रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल G। यहाँ पे बोल रहे हैं इन दोनों का गुणनफल IG इंटू में धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G। फिर इसके बाद में डायरेक्शन की अगर बात करें तो आपका लूप का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, तो इसको किस में लिखेंगे पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव में। एक ब्रांच आपका ये वाला, इस ब्रांच के अंदर करंट का डायरेक्शन अगर देखें तो करंट का डायरेक्शन आपका इधर इस साइड में और लूप का डायरेक्शन इधर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट है आपका I2 और प्रतिरोध है कैपिटल R। दोनों का गुणनफल अगर लिखेंगे तो I2 इंटू में R, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो ये माइनस में, और इक्वल टू इस सर्किट के अंदर कोई भी आपका सेल उपस्थित नहीं है तो इक्वल टू 0। यहाँ से अपन को पता है कि संतुलित अवस्था के लिए IG का वैल्यू कितना है, IG का वैल्यू 0, तो ये IG का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ से वैल्यू आएगा आपका I1P माइनस में ये हो गया आपका I2R, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू कितना 0 I1P। इस वैल्यू को अगर इधर करें तो ये आएगा आपका I2R, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद में लूप नंबर 2 की बात करें, लूप नंबर 2 की, तो लूप नंबर 2 में, लूप 2 में KVL लागू करने पर, लूप नंबर 2 में KVL अगर लागू करेंगे अपन तो एक ब्रांच इसका ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। अगर इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच में करंट IG है और धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G है, दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन IG इंटू में कैपिटल G। करंट का डायरेक्शन इधर और लूप का डायरेक्शन भी आपका इसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव में लिखेंगे। इस ब्रांच की अगर बात करें तो इस ब्रांच में करंट I2 और रेजिस्टेंस कितना है S, दोनों का गुणनफल कितना I2 इंटू में S। करंट का डायरेक्शन इधर है और लूप का डायरेक्शन भी इसी साइड में आएगा, तो पॉजिटिव में लिखेंगे गुणनफल को, तो ये पॉजिटिव में। फिर इसके बाद में एक बच गया ब्रांच आपका ये वाला, इस ब्रांच में करंट I1 और प्रतिरोध Q है, तो I1 इंटू में Q, दोनों का गुणनफल लिख दिया। अब पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में, तो करंट का डायरेक्शन तो आपका इधर है, लूप का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के गुणनफल को नेगेटिव में लिखेंगे, इक्वल टू इसके अंदर भी कोई सेल उपस्थित नहीं है तो EMF कितना 0। संतुलित अवस्था के लिए अपन ने बोला था कि IG का वैल्यू कितना है 0, IG का वैल्यू 0 है, 0 अगर है तो इस टर्म को का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 0। आगे कितना बच गया I2 इंटू में S और माइनस में I1 इंटू Q इक्वल टू 0। अगर इसको इधर लेके चले तो ये आएगा आपका I1Q इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है, यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड है आपका I1P, इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड I1Q इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड I2R और इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, बच गया आपका P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। और यही क्या होता है आपका व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था, संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध, अवस्था का प्रतिबंध या फिर अवस्था का सूत्र। तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट करना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका मीटर सेतु। मीटर सेतु की अगर बात करें तो मीटर सेतु आपका एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, प्रैक्टिकल डिवाइस होता है। मीटर सेतु की सहायता से भी अपन किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। बात करें कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है।
मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करें कि मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, क्योंकि मीटर सेतु के अंदर 1 मीटर लंबा तार यूज करेंगे, 1 मीटर लंबा वायर यूज करेंगे और उस वायर के कारण 1 मीटर लंबे वायर के कारण इस सेतु को मीटर सेतु कहा जाता है। बात करें अगर कि कौन से वायर का यूज करेंगे, किस धातु के वायर का यूज करेंगे, तो आप लोग ध्यान में रखना मीटर सेतु के अंदर मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन धातु के तार का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न और प्रतिरोधकता उच्च होती है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि वायर जो है उस वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हर एक स्थान पर समान होना चाहिए, मतलब एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का वायर यूज करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बोल रहे हैं कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यह है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखना कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर इसके बाद में जिस तार का यूज करेंगे अपन, तो इसमें मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन धातु के तार का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपका कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और मीटर सेतु के अंदर मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन धातु के तार का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम या फिर निम्न तथा प्रतिरोधकता उच्च होती है। मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन धातु के तार का उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि इस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न और प्रतिरोधकता उच्च होती है। फिर अगर बात करें कि कितना लंबा तार यूज करेंगे, तो क्या बोल रहे हैं अपन इसमें एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 1 मीटर लंबा तार होता है। मीटर सेतु के अंदर एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 1 मीटर लंबा तार, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा तार का उपयोग करते हैं। इसीलिए मीटर सेतु को मीटर सेतु कहा जाता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना के अंदर लेके चलेंगे अपन कि एक लकड़ी का बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड। उस बोर्ड के ऊपर 1 मीटर लंबा मीटर स्केल लगा होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि इसके अंदर 1 मीटर लंबी मीटर स्केल के सहारे 1 मीटर का वायर और वायर बोल के चल रहे हैं अपन कि वायर है आपका AC वायर लगा होता है। ये वायर मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन धातु का है। फिर इसके बाद में इस वायर के A और C पॉइंट के ऊपर, वायर के A और C पॉइंट के ऊपर L आकार की तांबे की पत्ती लगी होती है। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन L आकार की तांबे की पत्ती, तो ये हो गया आपका L आकार की तांबे की पत्ती। इसको बोल रहे हैं अपन, जैसे नाम दे दिया इसको अपन ने
कि ये है आपका G। पॉइंट C के ऊपर भी आपका L टाइप का, L आकार का एक पत्ती लगा होता है धातु का, तांबे का, इसको बोल दिया जैसे अपन ने F। G और F पत्तियों के बीच में, G और F पत्तियों के बीच में इस मीटर स्केल के समानांतर क्रम में, मीटर स्केल के समानांतर में एक अन्य धातु की पत्ती लगी होती है, कॉपर की एक अन्य पत्ती लगी होती है, तो वो लगा दिया अपन ने ये, जिसको नाम दे दिया जैसे H है। फिर इसके बाद में क्या बोलना है आपको, G और H के बीच में, G और H के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ेंगे, G और H के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको बोल के चल रहे हैं अपन प्रतिरोध बॉक्स। इस प्रतिरोध बॉक्स से अपन ज्ञात प्रतिरोध ले सकते हैं। फिर इसके बाद में H और F के बीच में, H और F के बीच में उस वायर को जोड़ेंगे जिसका अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना हो। मतलब यहाँ पे जोड़ दिया अपन ने अज्ञात प्रतिरोध। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इस H पत्ती के मिड पॉइंट, जैसे बोल दिया कि मिड पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर, ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के बाद में यहाँ पे जोड़ दिया अपन ने जो कि J जोड़ेंगे। फिर इसके बाद में पॉइंट A और C के बीच में जोड़ेंगे एक सेल, और ये सेल होगा आपका लेग्रांसी सेल। जो सेल जोड़ेंगे अपन, वो सेल है आपका लेग्रांसी सेल जोड़ेंगे। लेग्रांसी सेल के सीरीज के अंदर जोड़ेंगे एक श्रेणी क्रम के अंदर धारा नियंत्रक, और फिर बाद में कुंजी, और फिर बाद में इसको C से कनेक्ट करेंगे। ये है आपका रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। ये है इसका संरचना के बाद में अगर इसकी कार्य प्रणाली की बात करें, संरचना के बाद में अगर इसकी कार्य प्रणाली की बात करें, तो एक बार अपन को चेक करना है कि अपना ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट सही है या फिर नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए जॉकी को एक बार इस वायर के ऊपर A साइड में और दूसरी बार इस वायर के ऊपर C साइड में टच करेंगे। एक बार जॉकी को A साइड में और दूसरी बार C साइड में। अगर A साइड में टच कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का सुई इस साइड के अंदर विक्षेपित होना जरूरी है। C साइड में अगर टच करें तो गैल्वेनोमीटर का सुई इस साइड के अंदर विक्षेपित होना जरूरी है। अगर यहाँ पर और इस साइड में, दोनों साइड पर टच करने पर एक ही साइड सुई अगर विक्षेपित होता है तो इसका मतलब सर्किट गलत है। उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स से, प्रतिरोध बॉक्स से उस प्रतिरोध को लेके चलेंगे, जिसके लिए जॉकी को A और C साइड में टच करने पर गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप दोनों साइड उत्पन्न हो। दोनों साइड अगर उत्पन्न होएगा तो इसका मतलब अपना सर्किट सही है। फिर इसके बाद में अगर बोल रहे हैं अपन कि अब क्या करना, आपको इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करना है। जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और उस पॉइंट के ऊपर टच करना है जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। जॉकी को वायर AB के ऊपर स्लाइड करेंगे और उस पॉइंट पर टच करेंगे जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। विक्षेप उत्पन्न अगर नहीं होगा तो मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और इसी अवस्था को व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आपका मीटर सेतु काम करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आपका मीटर सेतु काम करता है। यहाँ से मान के चल रहे हैं अपन कि ये जॉकी जो है, इसको अपन ने इस वायर के ऊपर पॉइंट B पर टच कर दिया। वायर के ऊपर पॉइंट B पर टच कर दिया। इस पॉइंट B के ऊपर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप नहीं है, मतलब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इस कंडीशन में इस पॉइंट B को क्या बोलेंगे अपन, संतुलन बिंदु। पॉइंट B को क्या बोलना है, संतुलन बिंदु। और पॉइंट A से लेके B तक की लंबाई के तार को संतुलित लंबाई कहा जाता है। यहाँ से मान के चल रहे हैं कि पॉइंट A से लेके और पॉइंट B तक के तार की लंबाई कितनी है, L। पॉइंट A से पॉइंट B तक तार की लंबाई है L। इस L को संतुलित लंबाई बोलेंगे। संतुलित लंबाई हमेशा पॉइंट A से काउंट करेंगे। बाकी बच गया आपका यहाँ पर इस साइड में टोटल कितना है वायर, 100 सेंटीमीटर का। टोटल वायर कितना आपका 100 सेंटीमीटर का। L आपका यहाँ तक, तो ये लंबाई कितना बच गया,
ये बच गया आपका 100 माइनस एल सेंटीमीटर और यहाँ तक बच गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 प्रतिरोध होते हैं। इसके अंदर कितने प्रतिरोध है? इसमें 1, 2। तीसरा और चौथे प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ से बोलेंगे अपन पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक लंबाई के तार का प्रतिरोध P की तरह कार्य करेगा। मतलब L लंबाई का तार यहाँ तक है आपका, इस तार का प्रतिरोध काम करेगा किसकी तरह? P की तरह। फिर इसके बाद में बाकी बच गया आपका 100 माइनस एल लंबाई का तार, इस तार का प्रतिरोध काम करेगा किसकी तरह? Q की तरह। अब देखो PQRS व्हीटस्टोन सेतु की तरह काम करेगा और यहाँ पर कोई भी विक्षेप अगर नहीं है तो इसका मतलब यह संतुलित अवस्था में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान के चल रहे हैं अपन, यहाँ पे मान रहे हैं माना एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध बराबर कितना है? X ओम है। एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना मान लिया? X ओम। तो एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध अगर X ओम है तो L लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो L को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो L लंबाई के तार का प्रतिरोध जिसको डिनोट करेंगे P से, तो ये है आपका P इक्वल टू L इंटू एक्स। P इक्वल टू कितना हो गया आपका? L इंटू एक्स। मतलब यहाँ तक की लंबाई के तार का प्रतिरोध L इंटू एक्स हो गया। फिर बाद में बात कर रहे हैं कि 100 माइनस L लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ से तथा 100 माइनस L लंबाई के तार का प्रतिरोध जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल Q से, Q इक्वल टू कितना आएगा? Q इक्वल टू आएगा आपका Q इक्वल टू 100 माइनस L और इंटू में X। R अपने पास में ज्ञात प्रतिरोध है। R क्या है आपका? ज्ञात प्रतिरोध। S है आपका अज्ञात प्रतिरोध। संतुलित लंबाई तक का प्रतिरोध मान लिया कि P इक्वल टू LX आ गया। बाकी बच गया आपका L माइनस 100 माइनस L लंबाई के तार का प्रतिरोध Q इक्वल टू 100 माइनस L इंटू एक्स आ गया। यहां से अपन बोलेंगे संतुलित अवस्था के लिए, संतुलित अवस्था के लिए अपन को पता है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए फॉर्मूला था P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अब इसके बाद में P और Q का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। P का वैल्यू है आपका L इंटू एक्स, अपॉन में Q का वैल्यू है आपका 100 माइनस L और इंटू में x इक्वल टू R का वैल्यू R और S का S। x से x आपका कैंसिल आउट, बच गया कितना? बच गया यहाँ पर L अपॉन में 100 माइनस L और इक्वल टू R अपॉन में S। यहाँ से इस S को इस साइड में लेके चलें, L आएगा नीचे और ये 100 माइनस L जाएगा ऊपर, तो S का वैल्यू कितना आएगा? S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन में L और इंटू में कैपिटल R। इस फॉर्मूले से अपन अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से अपन मीटर सेतु के अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R। अब इसके बाद में अगर बात करें कि मीटर सेतु की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करें, अगर सुग्राहिता की बात करें तो मीटर सेतु की सुग्राहिता उच्च कब होएगी? मीटर सेतु की सुग्राहिता के लिए आप लोग ध्यान रखना कि अपना जो बैलेंसिंग पॉइंट है, संतुलन बिंदु हमेशा इस तार AB के लगभग मिड पॉइंट पर मिलना आवश्यक है। मीटर सेतु की सुग्राहिता के लिए संतुलन बिंदु जो है वो इस तार AC के मिड पॉइंट पर मिलना आवश्यक है। फिर इसके बाद में अगर मीटर सेतु की सीमाओं की बात करें तो मीटर सेतु की सीमा, पहली सीमा बोल रहे हैं अपन कि इस वायर के अंदर विद्युत धारा को अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि धारा अगर ज़्यादा टाइम तक प्रवाहित होएगी तो तार के अंदर हीट प्रोड्यूस होएगा। हीट प्रोड्यूस अगर होएगा तो इस तार का प्रतिरोध चेंज हो सकता है। फिर इसके बाद में दूसरी सीमा की अगर बात करें तो दूसरी सीमा में बोल रहे हैं कि ये आपका जोकी है, इस टाइप से इस जोकी को एकदम से प्रेस ना करके केवल हल्का सा इसके ऊपर स्लाइड करते हुए चलना है। अगर एकदम से दबा के रगड़ के चलेंगे
तो उस टाइम पर इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज हो सकता है, और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर चेंज हो गया तो इसका प्रतिरोध भी चेंज हो सकता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि यहाँ पर इसके बाद में अगर बात कर रहे हैं कि इस मीटर सेतु के तार सिरा आपका ए और सी, इस मीटर सेतु का सिरा जो है ए और सी, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध को कम करने के लिए अपन कैरी फोस्टर ब्रिज का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे इसको कम करने के लिए? इसको कम करने के लिए यूज करते हैं अपन कैरी फोस्टर ब्रिज का यूज करेंगे, कैरी फोस्टर ब्रिज का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये था आपका तांबे की पत्तियां लगी है, स्ट्रिप लगी है। इस तांबे की स्ट्रिप का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। अपन ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इस प्रतिरोध को नगण्य मान के चले हैं, तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य मान के इसको कैलकुलेट किया है। लेकिन तांबे की पत्तियों का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध को कम करने के लिए या फिर उस कैलकुलेशन को एग्जैक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को अज्ञात प्रतिरोध के स्थान पर और अज्ञात प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बॉक्स के स्थान पर चेंज करके एक बार वापस कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोग ध्यान रखना कि मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला कितना है आपका, S = 100 - L/L = R, जहां पर S आपका अज्ञात प्रतिरोध है। L की बात करें तो L संतुलित लंबाई है जिसको हमेशा पॉइंट A से काउंट करेंगे, और R आपका ज्ञात प्रतिरोध है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको गिवन है मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से 8 ओम का प्रतिरोध लेकर, प्रतिरोध बॉक्स से जो रेजिस्टेंस लिया है वो है आपका R, लेकर अज्ञात प्रतिरोध के लिए, अज्ञात प्रतिरोध कौन सा आपका, अज्ञात प्रतिरोध है आपका S। अज्ञात प्रतिरोध के लिए अविक्षेप की स्थिति मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, उसकी स्थिति तार के उच्च विभव से, तार के उच्च विभव का मतलब पॉइंट ए से 45.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। यह आपको संतुलित लंबाई दिया है L का वैल्यू, ये क्या दिया आपको, L का वैल्यू दिया है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं कि नॉन रेजिस्टेंस R का वैल्यू कितना है, 8 ओम। फिर इसके बाद में संतुलित लंबाई L का वैल्यू कितना है, 45.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में S अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था उस फॉर्मूले से कि मीटर सेतु की संतुलित लंबाई के लिए, संतुलित अवस्था के लिए फॉर्मूला आया था अपना अज्ञात प्रतिरोध S = 100 - L/L और इनटू में कैपिटल R। यहां से बोल के चल रहे हैं वैल्यू अगर पुट करेंगे इसमें तो वैल्यू है आपका S = 100, L का वैल्यू कितना, L का वैल्यू है 45.5 अपॉन में कितना L 45.5 और गुणा में R का वैल्यू है आपका 8, R का वैल्यू 8 है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करके अगर लिखेंगे तो यह आएगा आपका S = 54.5 अपॉन में 45.5 इंटू में 8। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो S का वैल्यू कितना आएगा आपका, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो S का वैल्यू आएगा आपका 9.58 ओम। S का वैल्यू कितना आएगा, 9.58 ओम आएगा। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा आपको इसी में कि प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध को यदि परस्पर बदल दें, पहले आपका इस टाइप से कि यहाँ पर तो क्या लगा था, यहाँ पर लगा था आपका रेजिस्टेंस बॉक्स और यहाँ पर था आपका अज्ञात प्रतिरोध S। पहले तो ये था। इस क्वेश्चन में बोल रहा आपको कि अज्ञात प्रतिरोध और रेजिस्टेंस बॉक्स को अगर चेंज कर दे, इसको इधर और इसको इधर चेंज कर दे तो संतुलित लंबाई कितनी होगी। तो उस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखना कि संतुलित लंबाई को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं अपन तो इस टाइम पर पहले तो आपका संतुलित लंबाई कितना था, पहले तो था संतुलित लंबाई 45.5,
अब इस 45.5 को 100 में से माइनस करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं अपन कि ये आएगा आपका संतुलित लंबाई 100 माइनस 45.5 इज इक्वल टू नया संतुलित लंबाई कितना 54.5 सेंटीमीटर होगा। नया संतुलित लंबाई कितना आएगा 54.5 सेंटीमीटर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।